हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपमान प्रमाण के बारे में। तो जैसे कि सारे प्रमाण को हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ और क्लिनिकल यूटिलिटी को देखते हुए समझा है, वैसे ही इस प्रमाण को भी पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी प्रमाण हम लोग पढ़ के आ चुके हैं उन सभी वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए हैं, आप चाहे तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। तो उपमान प्रमाण को समझने से पहले जो है, सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये लेकर आइए, यहाँ पे तुलना किया जाएगा। उपमान जो कि उपमा दी जाती है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते थे, सिमिली पढ़ते थे, तो जहाँ पे किसी की भी खूबसूरती को जो है अगर बताना होता था तो वो हम किसी प्रसिद्ध चीज़ से, यानी कि जो चीज़ बहुत अच्छी है, लाइक चांद से कंपेयर किया जाता है किसी की खूबसूरती को। तो ऐसे जो है कंपेयर करके हम उसमें भाव क्रिएट करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वे में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ, जो भी सेंटेंस कहा जा रहा है या जो भी बात कही जा रही है उसके पीछे भाव क्या है, कंपेयर करके। राइट, अब उपमान प्रमाण को लाने का जो है मेडिकल साइंस में, मतलब जो यूज़ किया गया यहाँ पे उपमान प्रमाण आयुर्वेद में, वो इसलिए कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं मेडिकल साइंस में, तो उनको समझने के लिए, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हो, चाहे वो आपको अच्छे से उसकी क्रिया समझने के लिए हो, है ना, तो उसके लिए ये उपमान प्रमाण का यूज़ किया गया। तो सबसे पहले मैं अपना, जैसा कि मैं बता रही थी, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ तो जब हम लोग बचपन में नानी के घर जाते थे बारिश के टाइम में और मिट्टी में खेलते थे, तो हमारी नानी हमें पहले ही अलर्ट करके भेजती थी कि देखना चींटी जैसी होगी, थोड़ी बड़ी होगी और रेड कलर की होगी, उससे बच के रहना, क्योंकि वो काटेगी तो बहुत दर्द होगा। तो जब हम खेल रहे होते थे और हमें वो चींटी दिखती थी बड़ी वाली ना, रेड वाली, तो हम उससे दूर भाग जाते थे कि नानी ने मना किया है, अगर ये काटेगी तो बहुत दर्द होगा। तो क्या किया हमारी नानी ने, कंपेयर करके, ताकि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ, कंपेयर करके हमें अलर्ट कर दिया। ठीक है, और हम भी उस चीज़ को मेमोरी में बैठा करके चले गए खेलने, और सच में वो चींटी दिखी तो हम उससे दूर थे। ठीक है, और इससे क्या हुआ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया हमने। तो ये कंपैरिजन जो है हमारे लिए बड़ा ही हेल्पफुल है, ना कि मेडिकल साइंस में बल्कि डेली लाइफ में भी कंपैरिजन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आई होप कि जो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जब आप द्रव्य गुण पढ़ेंगे तो द्रव्य गुण में मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं वो ऐसे ही एक्सप्लेन किए हुए हैं किसी के साथ कंपेयर करके, ताकि आप उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान अच्छे से कर सकें। जैसे इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी वो है वाजे दंत। वाजे दंत जो कि वासा है, उसका कंपैरिजन किया गया है उसकी फ्लावर का, उसकी पुष्प का, कि द फ्लावर्स आर एज वाइट एज टीथ ऑफ हॉर्स। ठीक है, तो जो घोड़े के दांत है उसकी तरह सफ़ेद होते हैं इसके पुष्प। दारू हरिद्रा को हरिद्रा से कंपेयर किया गया, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें है गोजीवा। तो इसके जो लीव्स होते हैं, गोजीवा प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो काऊ के यानी गाय के टंग के जैसे। तो जब भी आप ऐसा प्लांट देखेंगे जो गोजीवा जैसा रफ होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे ना, ये गोजीवा प्लांट होगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन में भी कंपैरिजन करके आपको हेल्प कर रहा है उपमान प्रमाण। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में कि किसने जो है उपमान प्रमाण के बारे में बात किया है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद के 8 अंगों में शल्य तंत्र के महत्व के समर्थन में 4 प्रमाण बताए गए हैं। उन 4 प्रमाणों में से सबसे पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है आगम, तीसरा है अनुमान, चौथा है उपमान। आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक में उपमान प्रमाण का काफ़ी अच्छे से यूज़ भी बताया है, यानी व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, इसका यूज़ काफ़ी जगह किया गया। अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे ही। आचार्य चरक ने उपमान प्रमाण को प्रमाण के अंतर्गत नहीं शामिल किया है, लेकिन उन्होंने इसका वर्णन वाद मार्ग में किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपमान प्रमाण की निरुक्ति। उपमान प्रमाण की निरुक्ति है उपमीयते अनेन इति उपमानम। यहाँ पे उपमिति के बारे में बता रहे हैं कि किसी प्रसिद्ध वस्तु की उपमा अर्थात सादृश्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपमिति कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ समझानी है जो किसी के लिए अननोन है, ठीक है, तो हम उसके
तुलना किससे करते हैं, जो लोग जानते होंगे। जैसे हम किसी की खूबसूरती को बताने के लिए चाँद से कंपेयर करते कि वो इतनी खूबसूरत है। एक चीज़ और बताया जाता है कि किसी को बताना है, किसी अननोन पर्सन को अगर मैं बताना चाह रही हूँ कि उसकी आँखें नीली हैं, तो मैं आपको कैसे कंपेयर कर बताऊँगी कि उसकी आँखें बिल्कुल ओशन की तरह ब्लू हैं। तो आपने ओशन देखा है क्योंकि वो प्रसिद्ध है, वो हर कोई जानता है ओशन के बारे में, समुद्र के बारे में, तो आप तुरंत सोच पाएंगे कि हाँ उसकी आँखें इस तरह से ब्लू शेड की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट भेद के बारे में। तो भेद 3 होते हैं, साधर्म्य उपमान, वैधर्म्य उपमान और धर्ममात्र उपमान। साधर्म्य उपमान में क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने गवय को नहीं देखा है लेकिन उसने किसी से सुना है कि वो गाय जैसी दिखती है, तो वो इस चीज़ को मेमोराइज करके वहाँ पे कंपेयर करके समझ सकता है ना, कि जैसे अगर वो कभी जंगल में गया, उसने गवय को देखा और उससे किसी ने बताया है कि जो गवय होती है वो गाय की तरह काफ़ी हद तक दिखती है, तो वो तुरंत ये अंदाज़ा लगा लेगा कि हाँ ये गाय की तरह है, तो ये पक्का गवय होगी। ठीक है, तो ये हो गया साधर्म्य उपमान। अब है वैधर्म्य उपमान। किसी ज्ञात वस्तु की विषमता या असमानता के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे इसमें क्या बताया गया, एक कोई वस्तु है जिसको आप लोग जानते हैं, ठीक है, उसके आधार पर जिस वस्तु के बारे में अननोन, जो अननोन चीज़ है उसके बारे में जानना समझना, वो होता है वैधर्म्य। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या दिया गया है कि गधे जैसा दिखने वाला, गधे जैसा तो दिखता है लेकिन उसके शरीर पर काली और सफ़ेद धारियाँ होती हैं, तो आप समझ जाएंगे ये ज़ेब्रा की बात हो रही है। ठीक है, ये बहुत ही अलग है। जैसे जो ज्ञात है, गधी को तो सब लोग जानते हैं लेकिन ज़ेब्रा को बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो गधे के साथ कंपेयर किया गया लेकिन उसमें भी अंतर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, यहाँ पे डिससिमिलैरिटी है, मतलब कि ज्ञात वस्तु तो है लेकिन उसमें असमानता के आधार पर अज्ञात वस्तु का ज्ञान करवाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका वैधर्म्य उपमान। नेक्स्ट है धर्ममात्र उपमान। यदि किसी वस्तु की वाचकता का ज्ञान उसकी विशेषताओं के आधार पर किया जाए, जैसे अगर हमें किसी वस्तु को समझना है पर हम उसके क्वालिटीज़ के बेसिस पे हम समझे, कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे उसके बेस पे अगर हम समझे, तो जैसे कि ऊँट को नहीं जानने वाले व्यक्ति को अगर हम बताते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को ऊँट के डिफरेंट फीचर बता देते हैं, उसके स्पेशल फीचर्स, जैसे उसके शेप कैसे होते हैं, उसकी गर्दन लंबी होती है और जो कांटे वाले प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा खाना पसंद करता है, और जो उसकी कुबड़ निकले होते हैं, पीठ होती है जो एक कुबड़ जैसा बना होता है, तो इससे क्या होगा कि उसने जब कभी नहीं देखा लेकिन फिर भी अगर उसके सामने कभी इमेज भी आ जाएगी, वो टीवी में भी देख रहा होगा, वो तुरंत अंदाज़ा लगा देगा यही ऊँट है, क्योंकि हमने जो सुना है वो हमें मेमोराइज हो गया है। अब उसके बेसिस पे हम कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया धर्ममात्र उपमान। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उपमान प्रमाण के लक्षण। तो उपमान प्रमाण के लक्षण में बताया गया है किसी प्रसिद्ध वस्तु के सादृश्य से किसी अप्रसिद्ध वस्तु की समानता का मिलान कर उसे प्रकट करना उपमान कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई एक ऐसी वस्तु है जो कि नोन है, सबके लिए नोन है, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है अननोन वस्तु से, और लेकिन उसमें सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है दंड का, जैसे दंड को देखकर दंडक रोग एवं धनुष से धनुस्तंभ रोग का ज्ञान होता है। धनुस्तंभ के जब पेशेंट को आप देखेंगे तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है जो कि धनुष आकार का होता है, और इतना स्टिफनेस उसमें दिखता है, बिल्कुल जैसे धनुष होता है स्टिफ, बिल्कुल वैसा ही दिखता है, इसलिए ये कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। दंडक रोग में मनुष्य दंड की भांति और धनुस्तंभ में धनु की भांति हो जाता है। इसी प्रकार धनुषधारी के आरोग्यदाता वैद्य का अनुमान होता है। जिस प्रकार कुशल धनुषधारी अपने लक्ष्य में असफल नहीं होता, उसी प्रकार कुशल वैद्य आरोग्य प्रदान रूप अपने लक्ष्य में भी असफल नहीं होता। अब यहाँ पे ये बताया गया है, जब आप कंपेयर सही करते हैं, ठीक है, तो आप आइडेंटिफिकेशन भी सही कर पाते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सिमिलर चीज़ से कंपेयर किया गया, जैसे दंड का दंडक रोग से, धनुष का धनुस्तंभ रोग से। ठीक है, उसमें कंपेयर कर दिया गया, तभी तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही भी आप पढ़ते हैं, तो उसमें साइन और सिम्टम्स काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक रोग को दूसरे रोग से अलग पाते हैं।
राइट। तो जब आप उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, यानी कि रोग को सही पहचान पाएंगे, तभी तो आप सही चिकित्सा कर पाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जैसे धनुषधारी, जो धनुषधारी होते हैं, जिस पॉइंट पे धनुष का बाण जो है चलाना है, उस पॉइंट से वो चूकते नहीं है। जस्ट लाइक दैट कि जो चिकित्सक होते हैं या कुशल वैद्य होते हैं, वो पेशेंट को आरोग्य प्रदान करते हैं, ठीक है, बिना किसी डाउट के, और उसमें उन्हें सक्सेस भी मिलता है, क्योंकि वो अच्छे से अपने जो है कंपैरिजन करके, अपने नॉलेज के साथ अच्छे से डायग्नोसिस करके, प्रॉपर डायग्नोसिस तो करते ही हैं, और रोग को फाइंड आउट करके उसकी चिकित्सा करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्षणों को दे करके उस पर चिकित्सा करते हैं, नहीं, रोग और रोगी की दोनों की परीक्षा करके, यानी कि प्रॉपर डायग्नोसिस करके फिर प्रॉपर मेडिकेशन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो यही बताना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उपमान को स्वतंत्र प्रमाण न मानने वाले दर्शन कौन कौन से हैं। तो वैशेषिक, सांख्य, योग, बौद्ध एवं जैन दार्शनिकों ने इसकी स्वतंत्र प्रामाणिकता नहीं मानी है। वैशेषिक आदि दार्शनिक अनुमान में ही इसका अंतर्भाव मानते हैं। तो सांख्य एवं योग दर्शन उपमान के अस्तित्व को प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं, और दिनांग आचार्य उपमान को प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी प्रत्यक्ष के अंडर में ही रखा है। लेकिन न्याय दर्शन उपमान को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं, और उनका यह तीसरा प्रमाण है। उपमान प्रमाण की आयुर्वेद में उपयोगिता। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि अब मैं कुछ क्लिनिकल यूटिलिटी भी बताऊंगी। तो आयुर्वेद में उपमान प्रमाण की एक नहीं अपितु सभी स्थलों पर उपयोगिता अथवा आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है। इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। रोगों के कारण रूप निदान ज्ञान में ही प्रथम इसकी आवश्यकता होती है। जैसे किसी कारणवश किसी को कोई रोग हुआ और वही रोग जब दूसरे को उत्पन्न हो गया, तो उस दशा में रोग का कारण निश्चय करने में उपमान का ही आश्रय करना पड़ेगा, और उपमान के ही आधार पर यह निश्चित करना पड़ेगा कि जिस प्रकार उस व्यक्ति को यह रोग उस पदार्थ के सेवन से हुआ था, उसी प्रकार इसके भी रोग का कारण वही पदार्थ है। यह कारण ज्ञान उपमान के ही आधार पर होता है। अब जैसे आप देखिए, आज भी कोई नई नई अगर डिजीजेस देखने को जब मिलती हैं, तो सबसे पहले उसमें देखते हैं साइन और सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, उसको कंपेयर करते हैं और फिर उसके हिसाब से मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। व्याधि का भी ज्ञान उपमान प्रमाण से ही होता है। जैसे डंडक रोग का दंड से और धनुस्तंभ का धनुष से। डंडक और धनुस्तंभ ये दोनों रोग अलग अलग हैं, लेकिन ये डंडक में क्या बोला है, दंड जैसा दिखता है, इसलिए उस डंडक बोला गया है, दंड जैसा होता है। और धनुस्तंभ में धनु के सादृश्य होता है, इस वजह से उसको धनुस्तंभ के अंडर में रखा गया है। चिकित्सा में भी उपमान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वैद्य को किसी रोग की चिकित्सा में रोग को दूर करने के लिए इस प्रकार सफल प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार धनुष चलाने वाला अपना बाण इस प्रकार चलाता है कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो जाता है, उसी प्रकार वैद्य भी रोग उन्मूलन रूप अपने लक्ष्य में बाण प्रयोग रूप औषध प्रयोग में सफल हो जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो धनुषधारी होते हैं उनके साथ कंपेयर किया गया है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो एक अच्छा वैद्य होता है, कुशल वैद्य होता है, वो भी औषध का प्रयोग करके अपने लक्ष्य में सफल होता है। दोषों की साम्य अवस्था आरोग्यता होती है, और अगर वैषम्य अवस्था है तो वो रोग होता है। यहाँ पर जिन कारणों से दोषों की समता अथवा विषमता होती है, तो दोषों की समता करने वाले उन द्रव्यों का सादृश्य द्रव्य का सेवन और विषमता करने वाले उन द्रव्यों के सादृश्य द्रव्य का परिज्ञान आवश्यक होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखते ही हैं, कहाँ पे शमन कराना है, कहाँ संशोधन कराना है, ये चीज़ कहाँ पे आपको ब्रीहण कराना है, कहाँ पे आपको कर्षण कराना है, तो ये अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आप कब कर पाते हैं, जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ, हम पेशेंट का संतर्पण कराना है या अपतर्पण कराना है, ये आपको उसके हेल्थ कंडीशन को देख करके, यानी डायग्नोसिस करने के बाद आपको समझ में आता है, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि इसका मेडिकेशन क्या होगा, ठीक है, या उसका जो भी डाइट में चेंज करना है वो आप उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कंपेयर करके ही हो रही हैं। हर एक चीज़, हर अवस्था आप उसका चेक कर रहे हैं, रोग परीक्षा कर रहे हैं, रोगी की परीक्षा कर रहे हैं, हर एक परीक्षा करके तब आप डिसाइड कर रहे हैं। तो इस साम्य अवस्था लाने वाले
तदृश्य द्रव्यों के उपयोग और वैषम्य अवस्था लाने वाले द्रव्य सदृश्य द्रव्यों के परित्याग के लिए सादृश्य ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार निदान, व्याधि विज्ञान और चिकित्सा में सर्वत्र उपमान प्रमाण की उपयोगिता है। राइट, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमने समझ लिया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ये दिए हैं, जैसे कि आप गर्भाव क्रांति जब पढ़ के आए होंगे तो उसमें शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या बताए गए थे? स्फटिकाभम, तैल शौद्र निभम बताया गया। आर्तव को बोला गया शश आश्रिक प्रतिमम, दाक्षा रसोपमम। ओज को सर्पी वर्ण का बोला गया, मधुरस से कंपेयर किया गया। इस वीडियो में ओवरऑल यही बताना था कि हम उपमान की ज़रूरत जो है, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी ट्यूमर का केस आता है या स्किन डिजीज़ का केस आता है, तो उसमें भी जब आप कुष्ठ पढ़ते हैं तो उसमें भी किस तरह से श्लोक में कंपेयर किया है। ठीक है, फिर प्रमेह में भी आप देख सकते हैं उसमें कैसे कंपेयर किया गया है। ठीक है, अलग अलग कि इसकी समान दिखता है तो ये प्रमेह है, इसके समान है तो ये वाला कुष्ठ है ना। तो हर जगह पे आपको ये कंपैरिजन मिल जाएगा। तो उपमान प्रमाण का यूज़ आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। अल्टीमेटली मैं आपको ये बताऊं कि हर एक प्रमाण का काफ़ी यूज़ है डायग्नोसिस में, ताकि इन सभी जो है ये मीडियम का यूज़ करके आप प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके। इन सभी चीज़ों का आपको अच्छे से ज्ञान होगा तभी आप अच्छे से जो है परीक्षा कर पाएंगे और उसके बाद उसके आहार विहार और औषध में परिवर्तन कर पाएंगे और उससे जो है अपने कार्य में सफल होंगे। तो ये था अबाउट उपमान प्रमाण। कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, साथ में अगर किसी टॉपिक को लेके कोई सजेशन है मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करिएगा, इंपॉर्टेंट लिंक्स अटैच कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।